सू होंगजी ने ताली बजाते हुए तारीफ के पुल बांधे। वाह भाई, क्या विदाई संदेश लिखा है, एकदम सॉलिड। जू वांग सिंह के नाम का ऐसा धांसू इस्तेमाल किया है कि मजा आ गया। वांग सिंह यानी आसमान के तारे भी और किस्मत के सितारे भी, एक तीर से दो निशाने, हमेशा चमकते रहने का आशीर्वाद। तुमने मुस्कुराते हुए कहा, चल तेरी हिंदी की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी है, मान लिया। वह क्लास में फेयरवेल बुकलेट घूम रही थी। न्यूलू को छोड़कर बाकी सबने जू वांग सिंह के लिए दिल से अपने जज्बात लिखे। कुछ लौंडे तुम्हारी ओपनिंग लाइन देखकर अपनी कॉपी में चेपने की सोच रहे थे, पर तुम्हारा लिखा देखकर मन ही मन गालियां बकने लगे। साला कुत्ता, हमारी ही चोरी करके खुद हीरो बन रहा। रात के 8 बज चुके थे। स्टडी खत्म हुई और खुन्नस में डूबे छात्र एक एक करके स्कूल से निकलने लगे। चल भाई, मैं निकला। सुहोंगजी साइकिल पर सवार होकर रफूचक्कर हो गया। तुम पैदल ही रास्ते पर चल पड़े। 2 गलियां पार करने के बाद सड़क किनारे खड़ी एक चमचमाती काली मर्सिडीज बेंज S600, जिसे लोग तितली वाली बेंज भी कहते हैं, ने तुम्हारा ध्यान खींच लिया। तुमने देखा कि एक छोटी सी लड़की से झुकाकर भागते हुए उस बेंच की तरफ जा रही है। गाड़ी में बैठने से ठीक पहले उसने मुड़कर तुम्हारी तरफ देखा और प्यार से हाथ हिलाया। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में वो मुस्कान बेहद हसीन और दिलकश लग रही थी। तुम पूरे 1 सेकंड के लिए बिल्कुल सुन्न हो गए। स्कूल में हमेशा बर्फ की सिल्लियों जैसी सा और बिना हंसे रहने वा मर्सिडीज के अंदर बैठे अधेड़ उम्र के आदमी ने रिव्यू मिरर से जू वांग सिंह की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा स्कूल में ट्रांसफर का फॉर्म जमा कर दिया ना? जू वांग सिंह ने सिर हिलाते हुए हाँ कहा। बॉस ने कहा है कि इसमें कुछ औपचारिकताएं होती हैं, कम से कम हफ्ता भर लगेगा। चलो ठीक है। आदमी ने हल्का सा सिर हिलाया। वैसे तो वो अपनी पहुंच और पावर। सिंह, अगर तूने ट्रांसफर के लिए हाँ कह दिया है तो सच में पापा की जान में जान आ गई है। आदमी खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोला, तुझे क्या पता तेरी मम्मी को मनाने में मेरे कितने तोते उड़ गए। लगभग सिर पर गमला ही फोड़ने वाली थी वो तो, पर तेरी पढ़ाई का सवाल था तो कैसे कैसे करके उसे मना ही लिया। पापा ने सब सेट कर दिया है। चुनचेंग शहरी कार की खिड़की के बाहर से तेजी से गुजरती शहर की जगमगाती रात को देखते हुए जू वांग सिंह के दिल में अचानक एक अजीब सी कश्मकश और उदासी छा गई। जब वो पहली क्लास में थी तभी पापा ने उसे बेहतर पढ़ाई के लिए प्रोविंशियल कैपिटल बड़े शहर में शिफ्ट होने को कहा था, लेकिन तब उसका दिल एक शख्स पर अटका हुआ था, इसलिए उसने मना कर दिया था। और अब जिस शख्स के लिए शब्दों की गहराई को तुरंत भांप लेने वाली उस लड़की ने उन 7 छोटे शब्दों में छुपे अनखे जज्बातों को गहराई से महसूस कर लिया। सुबह की वो सारी घटनाएं दिमाग में घूमते ही उस नादान लड़की का दिल अजीब सी उधेड़बुन में उलझ गया। पापा, क्या मैं अपना ट्रांसफर कैंसिल नहीं करवा सकती? बेंच के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक पर पैर रख दिया और हैरानी से बेटी की तरफ देखा। बायुआन कम्युनिटी पुरानी यादों के धुंधले नक्शे के सहारे तुमने गलियों के चक्कर काटे और पूरे 15 मिनट बाद अपने पुराने अपार्टमेंट को ढूंढ निकाला। दरवाजा खटखटाया। अरे हाँ, बूढ़ा बूढ़ी अभी तक दुकान से लौटे नहीं होंगे। तुम सीधे अपने कमरे में घुस गए। दीवारों पर पुराने पोस्टर्स चिपके थे, NBA के रॉकेट्स वाले याओ मिंग और स्लैम डंक वाले अकागी ताकेनोरी। तुमने अपना बैग पलंग पर पटका, स्टडी टेबल पर कुर्सी खींची और उस पुरानी लाल लकड़ी वाली गिटार को उठाकर बजाने लगे। गिटार से इश्क करने की वजह भी जू वांग सिंह ही थी। मिडिल स्कूल के दिनों में जब उसने एनुअल फंक्शन में पियानो पर मैरी क्रिसमस मिस्टर लॉरेंस धुन बजाई थी तो छोटे से लियांग की पूरी टीनेज उसी पर फिदा हो गई थी। वहीं से तुम्हारे अंदर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तुमने गिटार नीचे रखा और कमरे से बाहर निकलकर देखा तो थके हारे माता पिता घर लौटे थे। दीवार पर टंगी घड़ी पर नजर पड़ी। रात के 11:30 बज रहे थे। माँ झो यिंचुन जूते उतारते हुए बोली, अरे लाडले, तू अभी तक सोया नहीं? तुमने तुरंत गर्म पानी की केतली उठाई और माता पिता के लिए 2 गिलास पानी उड़ेला। आज इतनी लेट कैसे हो गए पापा? पिता लियांग ने मन ही मन सोचा, लो कर लो बात। असल में लियांग परिवार का यह छोटा सा धंधा एक फैमिली स्टाइल ट्रैवल एजेंसी का था। लियांग किंगवेन खुद बॉस भी थे और ड्राइवर भी, जबकि झो यिंचुन मालकिन होने के साथ साथ गाइड की ड्यूटी भी संभालती थी। नानझांग एक जानी मानी टूरिस्ट सिटी है। यहाँ हर साल लाखों सैलानी आते हैं। कायदे से देखा जाए तो यहाँ ट्रैवल एजेंसी चलाना। लियांग किंगवेन ने हंसते हुए मजे लिए। अच्छा, तो तुझे लगता है कि तेरे बाप को माल छापना नहीं आता? पिछले साल पुराने शहर के एक स्पा/बाथ हाउस वाले ने मुझसे संपर्क किया था। बोला कि हर एक टूरिस्ट को मेरे यहाँ भेजो, बदले में 80% 80% कमीशन दूंगा। तुमने आंखें फाड़कर पूछा, 80%? ओ भाई, इतना तगड़ा कमीशन? लियांग किंगवेन ने हाथ से 8 का इशारा करते हुए कहा, सोच ले कितना गंदा और काला धंधा है ये। तो मुस्कुराए। अरे पापा, टूरिज्म इंडस्ट्री में ये सब तो रोज का है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पिछले जन्म में तुम्हारी पहली कमाई का मोटा माल इसी जालसाजी से आया था। महज 100 रुपए की घटिया जेड स्टोन नकली पत्थर को तुम भोले भाले टूरिस्टों को 18,800 में चिपकाते थे। कसम से लूटने वाली छुरी ऐसे चलाते थे कि हवा तक गर्म हो जाती थी। पर इस जन्म में तुम्हारा इरादा इन काले धंधों से कोसों दूर रहने का था। तभी माँ झो यिंगचुन बीच में बोल पड़ी, बेटा तू अभी छोटा है, दुनियादारी नहीं समझता। पैसा कमाओ तो अपनी इज्जत और ईमान बेचकर नहीं। तेरे पापा और मैं भले ही खून पसीना बहा रहे हैं, पर जब तक हम अपनी मेहनत की रोटी खाएंगे घर में बरकत जरूर रहेगी। माँ के इस लेक्चर पर तुम्हारा ओपिनियन बिल्कुल अलग था। ईमानदार होना अच्छी बात है, पर सिर्फ और सिर्फ मेहनत के भरोसे बैठकर कोई अंबानी नहीं बन सकता।
मम्मी पापा बात को समझो। ईमानदारी अपनी जगह सही है, पर सिर्फ पसीना बहाने से दौलत नहीं। बरमती, अगर सच में अमीर बनना है तो आपको अपना बिजनेस मॉडल और सोच दोनों बदलनी होगी। लियांग किंगवेन सीधे होकर बैठ गए और मजाकिया लहजे में बोले, अच्छा श्रीमान ज्ञानी बाबा, जरा हम भी तो सुने कि हमारे शहजादे के पास कौन सा खजाने की चाबी वाला आइडिया है अपने माता पिता को अमीर बनाने और बुलंदी पर पहुंचाने के मिशन पर निकले। तुमने तुरंत अपना कॉर्पोरेट वाला ज्ञान झाड़ना शुरू कर दिया। देखो, हमें सबसे पहले इंडस्ट्री के सारे रिसोर्सेज को एक साथ इंटीग्रेट, एकीकृत करना होगा। बिजनेस की बिजनेस ग्रैन्युलैरिटी को अपग्रेड करना है। प्रोडक्ट्स में लगातार रीडिफाइन करके सटीक टारगेट ऑडियंस बनानी है और पूरे चैनल मार्केट में अपना जाल बिछाना है। लियांग किंगवेन और जो यिंगचुन दोनों पति पत्नी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये क्या बोल रहा है बे? कौन सी अंग्रेजी झाड़ रहा है? माँ ने बीच में टोकते हुए कहा, देख बेटा, अगर ढंग से अपनी आम इंसानी भाषा में बात नहीं करेगा ना तो जूते खाने पड़ेंगे। तुमने सांस ली और देसी भाषा में समझाया, अरे मतलब ये है कि हमारी एजेंसी छोटी है तो हमें कस्टमर कस्टमाइज टूरिज्म, खास ग्राहकों की पसंद का पैकेज पर फोकस करना चाहिए। जैसे फैमिलीज, कपल्स, कॉर्पोरेट या स्कूल के बच्चों के लिए अलग अलग एक्सक्लूसिव टूर पैकेज डिजाइन करना। इसके साथ ही ट्रैवल फोटोग्राफी, घूमते फिरते प्रोफेशनल फोटो और वीडियो शूट का नया सेगमेंट शुरू करना चाहिए। आजकल हनीमून ट्रिप और वेडिंग फोटोशूट का मार्केट एकदम खाली पड़ा है, यानी कि बिल्कुल ब्लू ओशन मार्केट आने वाले कुछ सालों में। जैसे जैसे लोगों की जेब में पैसा बढ़ेगा, ये इंडस्ट्री रॉकेट की तरह उड़ेगी। उसके बाद हम इंटरनेट और टेक के जरिए होटल्स, रेस्टोरेंट्स और रिसोर्ट्स में भी पैसा लगाएंगे और देखते ही देखते रियल एस्टेट के बिजनेस में भी उतर जाएंगे। माता पिता का मुंह खुला का खुला रह गया, उनकी आंखें फटी की फटी थीं। लियांग किंगवेन ने कड़वी लार गटकते हुए सोचा, साला ज्यादा पी लेता तब भी ऐसा सपना देखने की औकात नहीं होती जितनी ये लौंडा खुली आंखों से फेंक रहा है। बेटा सच बता, ये सब कॉर्पोरेट वाले फितूर तूने कहां से सीखे हैं? स्कूल वाले तो कतई नहीं पढ़ाते। ये सब पिता ने तुम्हारी इस महान बिजनेस स्पीच के बीच में ब्रेक लगाया। अपनी इस भारी भरकम थ्योरी को फिलहाल शॉर्टकट में समेटते हुए तुमने कहा, अरे छोड़ो ना पापा, मैं जल्द ही आप लोगों के लिए एक सॉलिड बिजनेस व्हाइट पेपर लिखकर तैयार कर दूंगा। बस आप लोग आंख बंद करके उसे फॉलो करना, प्रॉफिट की गारंटी मेरी। इतना कहकर तुम अपनी कुर्सी से उठे। चलो मैं अपने कमरे में जाकर थोड़ा इंटरनेट पर मार्केट की रिपोर्ट चेक कर लेता हूं। तुम मन ही मन गदगद हो रहे थे। आखिरकार इस जन्म में रिच किड, अमीर बाप का बिगड़ैल और काबिल बेटा बनने का सपना पूरा होने ही वाला था। तुम्हारे कमरे का दरवाजा धीरे धीरे बंद होता देख बाहर खड़े माता पिता फिर से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। लियांग किंगवेन ने फुसफुसाकर कहा, ओए लाओ, लियांग क्या सच में ये हमारा ही खून है? बेशक हो रहा है मुझे तो जो। यिंगचुन बोली, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। पक्का किसी फर्जी चिट फंड या पिरामिड स्कीम वाले गैंग का सरगना बन गया है। ये बोलो तो पुलिस को फोन लगाऊं। अगली सुबह जब ये पूरी तरह साफ हो चुका था कि टाइम ट्रैवल का ये भूत पीछा छोड़ने वाला नहीं है, तो तुमने भी हाई स्कूल के इस कड़े अनुशासन को मुस्कुराकर अपना लिया। तुम सुबह सवेरे उठकर फ्रेश हुए और स्कूल के रास्ते निकल पड़े। सुबह की ठंडी सड़कों पर कोहरे की चादर बिछी थी और स्कूल की तरफ भागते हुए छात्र छात्राओं की भीड़ ऐसे दौड़ रही थी जैसे कसम से कोई मैराथन चल रही हो। तभी साइकिल की घंटी बजी। तुमने मुड़कर देखा तो सु होंगजी अपनी गियर वाली माउंटेन बाइक को पूरी रफ्तार से दौड़ाते हुए हवा से बातें करते हुए आ रहा था। तुम्हारे ठीक सामने आकर उसने ऐसा ब्रेक मारा कि बाइक का पिछला पहिया घूम गया। बोल भाई, डैशिंग लग रहा हूं ना? उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए कॉलर झाड़े। तुमने आंखें मटकाते हुए तंज कसा चला, धीरे वरना मुंह के बल गिरेगा तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा तू सिर्फ मेरी हैंडसम पर्सनैलिटी से जलता है। बेसु होंगजी ने मुंह सिकोड़ा और अपनी साइकिल के हैंडल से पराठों या शाओबिंग से भरा प्लास्टिक का थैला उतारकर तुम्हारी तरफ बढ़ा दिया। तुमने थैला लपका पॉलिथीन फाड़ी और बड़ा बड़ा बाइट लेकर पराठा चबाने लगे। सु होंगजी अपनी साइकिल को घसीटते हुए तुम्हारे साथ साथ पैदल चलने लगा। कल रात तूने क्यू ग्रुप में कोई रिप्लाई क्यों नहीं दिया बे? अरे टाइम ही नहीं मिला यार। तू चूहा है जो बिल में घुसा रहता, आज बहुत बड़ा बवंडर मिस कर दिया तूने। अरे वो जू वॉनक सिंह जो स्कूल छोड़कर जा रही है ना, वांग शियाओयू ने उसके फेयरवेल का धांसू प्लान बनाया है। अच्छा तेरा रिएक्शन इतना ठंडा क्यों है बे? तू उस पार्टी में नहीं जा रहा क्या? अब इस फेयरवेल के बारे में जू वॉनक सिंह को कुछ पता भी है? ऑब्वियसली नहीं, सरप्राइज है भाई, सीक्रेट रखेंगे तभी तो मजा आएगा। अच्छा एक बात बता, क्या जू वॉनक सिंह कभी हम लोगों के साथ उठती बैठती थी? स्कूल के किसी फंक्शन में वो जाती थी, स्पोर्ट्स मीट में भी सिर्फ अकेले दौड़ने वाले इवेंट में हिस्सा लेती थी, बाकी किसी नौटंकी में नहीं। तुमने हंसते हुए कहा, बस तो फिर समझ ले, एक लड़की जो खुद अपनी ही दुनिया में मस्त रहती है, उसके लिए तुम लोग अपनी तरफ से जबरदस्ती की जज्बाती नौटंकी कर रहे हो। क्या वो तुम्हारा ये एहसान मानेगी? बाद में जब तुम लोग खुद ही भावुक होकर रोने लगोगे और सामने वाले के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं दिखेगा, तब तुम्हारे खुद के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। भाई मैं तो सोचकर ही शर्म से पानी पानी हो रहा हूँ। सु होंगजी ने होंठ चबाए। अरे भाड़ में जाए दुनिया, मैं तो बस भीड़ का हिस्सा बनकर मजे लेने जा रहा हूँ। वैसे तो अपनी तरफ से कोई जलवा नहीं दिखाएगा, क्या सुना है? वो ड्यूआनशु अपनी गिटार उठाकर स्कूल लाने वाला है और इस फेयरवेल में तगड़ा गाना गाकर अपना आशिकाना जलवा बिखेरेगा। तुमने त्योरियां चढ़ाई, मैं क्यों अपनी फजीहत कराने जाऊंगा भाई? अबे क्योंकि जू वॉनक सिंह तुझ पर लट्टू है। सु होंगजी ने राजा भोज और गंगू तेरी वाला मुंह बनाते हुए ताना मारा।
तुमने बेरुखी से हंसते हुए कहा। फिर शुरू हो गया तेरा ढोल चल। आज तुझे एक राज की बात बता ही देता हूँ। जू वानक सिंह किसी और पर नहीं बल्कि किस पर कौन है वो खुशनसीब सू होंगजी की आंखें रसगुल्ले जैसी गोल हो गईं। नाम का पहला अक्षर जे है, यानी जेएल। सू होंगजी ने अपना सिर खुजाया। जेएल? ये कौन सा प्राणी है बे? अब भाई इतना हिंट काफी है, बाकी ज्यादा चुगली करना अच्छी बात नहीं। रुक रुक। जेएल जेएल। सू होंगजी कैलकुलेटर की तरह दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा और अचानक उछलकर चीखा। ओ ए, लाओ लियांग। जेएल का उल्टा। अरे तेरी जे से लियांग और एल से जिंग यानी लियांग। जिंग यानी खुद। तुमने खिलखिलाते हुए थप्पड़ मारा। वाह भाई, कसम से तो आइंस्टीन का परदादा है। इतनी गहरी थ्योरी कहाँ से ले आता है। हालांकि सच तो ये था कि इस इत्तेफाक पर तुम्हारी नजर भी पड़ी थी, पर तुम इतने बड़े ढक्कन नहीं थे कि खुद ही हवा में तीर चला के मान लेते कि वो तुम्हें ही चाहती है। अगर सच में उसे तुमसे प्यार होता तो वो सीधा एलजे लिखकर अपना पक्का सबूत नहीं छोड़ देती। और वैसे भी वो तो कोई पर्सनल डायरी या सीक्रेट नोट्स होंगे जिन्हें वो किसी को दिखाने से रही फालतू में अपनी तरफ से कयास लगाने का क्या तुक बनता है। बातों में दोनों स्कूल पहुंच गए और फिर से शुरू हो गया स्टूडेंट्स की जिंदगी का वही पुराना टॉर्चर। कल जब तुम नए नए इस दुनिया में आए थे तब तो दिमाग का भरता बन गया था, और आज तो बकायदा टॉर्चर का दूसरा दिन था। भाई, पढ़ाई का दर्द और नौकरी का दर्द, दोनों में बस इतना ही फर्क है कि एक में मास्टर गाली देता है और दूसरे में बॉस। कुल मिलाकर दोनों ही स्थितियां हग्गे जैसी होती हैं। किस किस का स्वाद चखे इंसान। देखते देखते शाम की सेल्फ स्टडी से ठीक पहले क्लास 3 के धुरंधर छात्र फेयरवेल की तैयारियों में जुट गए। क्लास मॉनिटर वांग शियाओयू ने जैसे ही ये प्रस्ताव रखा, सारे लौंडे तो ऐसे उछल पड़े जैसे मुफ्त की दारू मिल रही हो। लेकिन म्यू लू और उसकी चुगलखोर सहेलियों ने तुरंत मोर्चा खोल दिया। क्लास हम सबकी है। पढ़ाई का टाइम बर्बाद करने के लिए कोई एक लड़की आ गई तो हम क्या अपना करियर दांव पर लगा दें। सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए वांग शियाओयू ने बीच का रास्ता निकाला और डिसाइड किया कि फेयरवेल का कार्यक्रम मेन क्लासरूम के बजाय एनेक्सी बिल्डिंग के एक खाली कमरे में किया जाएगा। ओए लाओ लियांग, उठ, फेयरवेल में चलना है। क्लास में बैठे सू होंगजी ने तुम्हें कोहनी मारी। कुकुर मुत्ते जैसी हरकतों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुमने अपनी बुक में सिर गड़ाए रखा और न्यूटन के दूसरे नियम के पन्ने पलटने लगे। तभी वांग शियाओयू मंच पर आई और लाउड स्पीकर जैसे गले से बोली, सुनो भाइयों और बहनों, अगर किसी को अभी भी फेयरवेल में आना है तो एनेक्सी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर आ जाना। सू होंगजी ने अपना हाथ हवा में उठाया। मैडम, ये बताइए कि इस पार्टी का मेन चार्ट क्या है। तुमने अपने जिगरी यार को तिरछी नजरों से देखा। अबे तू खुद बिना किसी एजेंडे के सिर्फ मुफ्त की पेस्ट्री खाने जा रहा है और बकैती ऐसे कर रहा है जैसे कैबिनेट मीटिंग हो। वांग शियाओयू ने जवाब दिया, अरे कुछ नहीं, सब मिलकर जू वानक सिंह के लिए एक प्यारा सा गाना गाएंगे और केक काटेंगे। तुमने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया कि चलो इस फालतू की नौटंकी में शामिल होने से बच गए। सिर्फ नाम सुनने से ही पेट का पानी हिल रहा था। सोचो वहां जाने पर कितनी भयंकर वाली सेकंड हैंड एम्बैरसमेंट महसूस होती। अच्छा ये बताओ, किसी ने उस ड्यूआनशु को देखा क्या? वांग शियाओयू ने क्लास में निगाहें दौड़ाई। तभी उसी सेकंड हीरो जैसी एंट्री मारते हुए ड्यूआनशु क्लास के अंदर दाखिल हुआ। उसका बायां हाथ उसके दाहिने कंधे पर टंगा था और कलाई पर सफेद रंग की पट्टी ऐसे बंधी थी जैसे बॉर्डर पर जंग लड़कर आया हो। वांग शियाओयू घबराकर दौड़ी। अरे ड्यूआनशु, ये क्या हो गया तेरे हाथ को? ड्यूआनशु ने दर्द से कराहने का नाटक करते हुए दांत भींचे। कुछ नहीं यार, अभी बास्केटबॉल खेलते वक्त अचानक कलाई मुड़ गई। वांग शियाओयू का चेहरा उतर गया। अरे बाप रे, तो अब क्या होगा? फेयरवेल में बच्चों के साथ गाना गाने पर तुझे ही तो गिटार बजाना था। ड्यूआनशु ने एक भारी भरकम ठंडी सांस ली और शहीद की तरह सीना तान कर बोला, कोई बात नहीं, मैं दर्द बर्दाश्त कर लूंगा जू। वानक सिंह के फेयरवेल के लिए मैं इस छोटे मोटे दर्द को हंसते हंसते झेल लूंगा। पफ तुम्हारी नाक से एक जोरदार हंसी का फवारा छूटते छूटते बचा। तुमने मन में सोचा, वारे नौटंकीबाज, इस लौंडे का नाटक ऑस्कर लेवल का है। सब जानते हैं कि ये भी जू वानक सिंह के पीछे कुत्ता बना फिरता है और अब अपनी अमीर बाप की औकात का रोना रोते हुए ये जानबूझकर झूठा ड्रामा रच रहा है। एक्टिंग इतनी घटिया है कि कोई भी कच्चा खिलाड़ी पकड़ ले, पर क्या करें, मासूम वांग शियाओयू जैसी लड़कियां इस ड्रामे में पिघल जाती हैं। सोचो जरा, घायल होने के बावजूद कोई लड़का सिर्फ तुम्हारे लिए गिटार बजाए। कितना फिल्मी और सहरन पैदा करने वाला सीन है ना। बस पंगा ये है कि भाई लड़की तो स्कूल छोड़कर जा रही है और तू अपने इस फटे हुए ड्रामे का पर्दाफाश उसके जाने के बाद कर रहा है। अबे नौटंकी, तब तक तो चिड़िया खेत चुग चुकी होगी। वांग शियाओयू बेचारी उस ड्रामेबाज के झांसे में आकर उसकी पट्टी सहला रही थी। तभी सू होंगजी ने बीच में चिल्लाकर बड़ा धमाका किया। अरे मैडम, आप काहे टेंशन ले रही हैं? हमारा लाओ लियांग भी तो गिटार का उस्ताद है, उसी को पकड़ लो। तुमने गुस्से से सू होंगजी को घूरा। अरे कमीने, तेरी वजह से मेरी शांति में बट्टा लग जाता है। वांग शियाओयू की आंखें चमक उठी और वो भागकर तुम्हारे पास आई। अरे लियांग जिंग, क्या सच में तू गिटार बजा लेता है? सच बता, इस वक्त गिटार बजाने वाला कोई एक्सपर्ट ही चाहिए। इससे पहले कि तुम कुछ बोलते, अपनी पोल खुलने के डर से ड्यूआनशु तुरंत बीच में कूद पड़ा। अरे नहीं नहीं भाई, सेल्फ टर्म्ड खुद से सीखा हुआ गिटार बजाना सिर्फ टाइम पास होता है। मैंने कभी इसे बजाते हुए नहीं देखा।
कहीं सबका मूड खराब न कर दे। उसने तुरंत वांग शियाओयू को सलाह दी, मैडम आप रहने दीजिए, ये सब इसके बस का नहीं है। तुमने देखा कि लौंडा अपनी टांग खुद कुल्हाड़ी पर मार रहा है, तो तुमने भी थोड़ा मजा लेने का मन बनाया। अरे बेटा, ज्यादा उड़ोगे तो जमीन पर पटक दिए जाओगे। तुमने अपनी कुर्सी पर थोड़ा एडजस्ट करते हुए कहा। देख भाई वांग शियाओयू, अगर पार्टी में गाना बजना ही है तो मुझे बता कौन सा गाना गाओगे। ड्यूआन ने अपनी नाक सिकोड़ी और उपहास उड़ाते हुए कहा, क्यों भाई तुझे गाने के कॉर्ड्स भी पता है क्या? बस यूं ही मुंह उठाकर बोल रहा है तुमने बड़े ठंडे और चिलंदाज में जवाब दिया। अरे भाई सी, मेजर स्केल के एक 4-5 कॉर्ड्स CFG के बारे में सुना है कभी, या बस हवा में तीर चला रहा है? ड्यूआनशू का मुंह ऐसा खुला का खुला रह गया जैसे किसी ने उसमें सड़ा हुआ आलू ठूस दिया हो। एक 4-5, ये कौन सा चिड़िया का नाम है बे? तुमने उपहास भरी हंसी हंसते हुए कहा। देख बेटा, अगर म्यूजिक की बेसिक थ्योरी ही नहीं पता तो इसका मतलब गिटार सीखने में जो पैसे दिए थे वो नाले में बह गए। ड्यूआनशू की बोलती बंद हो गई। वो सच में किसी महंगे गिटार इंस्टीट्यूट में नाम लिखाकर गया जरूर था, पर सिर्फ वहां लड़कियों को इम्प्रेस करने जाता था। थ्योरी के नाम पर उसे क ख ग भी नहीं आता था। वांग शियाओयू भले ही म्यूजिकल टर्म्स का ककहरा न जानती हो, पर इतना समझ गई थी कि ड्यूआनशू के मुकाबले तुम्हारा ज्ञान काफी सॉलिड और प्रोफेशनल है। उसने तुरंत फैसला सुनाया, बस बात खत्म अब, और बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। लियांग जिंग तू ही चलेगा मेरे साथ गिटार बजाने। और ड्यूआनशू, सॉरी यार, तेरा हाथ जख्मी है तो तू आराम कर। वांग शियाओयू ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर धक्का दिया। चल भाई, अब ज्यादा नाटक मत कर। ये देखकर ड्यूआनशू का कलेजा मुंह को आ गया। उसने तुरंत अपनी कलाई से वो फर्जी सफेद पट्टी खींची और गुस्से में फेंकी। रुको रुको, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा हाथ एकदम सलामत है। इससे पहले कि वो अपनी नौटंकी जारी रखता, सू होंगजी ने पीछे से उसका कॉलर पकड़ा और उसे कसकर दबोच लिया। अरे भाई ड्यूआनशू, अगर हाथ टूट गया है तो जबरदस्ती मत कर, साइड में बैठ चुपचाप। हीरो बनने की बीमारी हर किसी को नहीं पचती। ड्यूआनशू अंदर से खून के घूंट पीकर रह गया। बेचारा इतनी प्लानिंग के साथ जू वानक्सिंग को इम्प्रेस करने वाला था, पर तुम्हारा पत्ता ऐसा भारी पड़ा कि उसकी पूरी योजना धरी की धरी रह गई। चलते चलते तुम एनेक्सी बिल्डिंग के उस कमरे में पहुंचे जहां फेयरवेल का मंडप सजाया गया था। कमरे को गुब्बारों और नकली फूलों से ऐसे सजाया गया था जैसे कोई शादी का रिसेप्शन हो, और बीचों बीच टेबल पर 2 मंजिला बड़ा सा क्रीम वाला केक रखा था। ब्लैक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अलविदा जू वानक्सिंग। जो लोग अपनी मर्जी से आए थे उनमें लड़कों की संख्या ज्यादा थी और लड़कियां कम, उनमें से भी आधे से ज्यादा लड़के तो दूसरे सेक्शन के थे जो सिर्फ उस कोल्ड ब्यूटी के दीदार के लिए आए थे। तुमने अपनी ड्यूटी संभाली, मंच पर रखे उस गिटार को उठाया और गले में लटकाया। तभी एक मोटा ताजा गोलमटोल लड़का तुम्हारे पास आया और तेवर दिखाते हुए बोला, ओ ए लियांग जिंग, तू ये क्या कर रहा है बे? ये गिटार ड्यूआन भाई का है। तुमने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई ड्यूआन भाई का हाथ जख्मी है, इसलिए इमरजेंसी में मुझे म्यूजिकल कमांड सौंपी गई है। गोलू लड़का अड़ गया। नहीं नहीं, ऐसे कैसे ड्यूआन भाई तो अपनी जान हथेली पर रखकर जू वानक्सिंग के लिए स्पेशल प्रपोजल लाने वाले थे। तभी खिड़की के पास खड़ी एक लड़की ने फुसफुसाकर इशारा किया, चुप हो जाओ, सब मॉनिटर मैडम जू वानक्सिंग को लेकर आ रही हैं। अरे वांग शियाओयू, तुम मुझे जबरदस्ती इस एनेक्सी बिल्डिंग में क्यों खींच लाई है? जू वानक्सिंग अपनी किताबों का गट्ठर सीने से लगाए हुए बड़े ही उलझन भरे लहजे में बोली, बस अभी पता चल जाएगा। वांग शियाओयू ने कमरे का दरवाजा खोला और जू वानक्सिंग को हल्के से धक्का देकर अंदर कर दिया। कमरे के अंदर आते ही गोलू लड़के और उसके चमचों ने तुरंत हाथ में पकड़े हुए पार्टी वाले पेपर पॉपर्स फोड़ दिए, जिससे हवा में रंग बिरंगे कागज के टुकड़े उड़ने लगे। ठीक उसी सेकंड वांग शियाओयू के इशारे पर तुमने उस गिटार के तारों पर अपनी उंगलियां दौड़ाईं और एक प्यारा सा सुर छेड़ दिया। कमरे में मौजूद सारे लोग तुम्हारे साथ मिलकर गाने लगे। कैसे भूलें पुराने दोस्तों को, दिल से वो यादें कैसे मिटाएं? फ्रेंडशिप फॉर एवर, दोस्ती कभी पुरानी नहीं होती। शुरुआत में तो जू वानक्सिंग का भेजा पूरी तरह सुन्न हो चुका था। उसे लगा कि ये क्या तमाशा चल रहा है इन बच्चों के साथ। मेरा ऐसा कौन सा गाढ़ा याराना था जो मेरे जाने पर ये लोग फेयरवेल का ढिंढोरा पीट रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मंच पर गिटार के तारों को थपथपाते हुए तुम्हारे चेहरे पर पड़ी, उसकी पलकें झुकी और उसके दिल में एक अजीब सा सुकून और कृतज्ञता का भाव उतर आया। और इधर तुम्हारी क्या हालत थी? बाहर से तुम ऐसे चिल और कूल दिख रहे थे, मानो कोई रॉकस्टार कॉन्सर्ट चल रहा हो, पर अंदर ही अंदर तुम्हारे पैरों के अंगूठे जमीन में ऐसे गड़े हुए थे कि कसम से लगता था कि वहां से सीमेंट निकल जाएगी। तुम मन ही मन सोच रहे थे, अरे भाई ये कौन महापुरुष है जिसने इस घटिया आइडिया का ठेका लिया था? लड़की स्कूल छोड़कर जा रही है और तुम लोग यहाँ बारात की तरह पटाखे फोड़ रहे हो, ऊपर से लाउड स्पीकर पर ये सुरीला टॉर्चर। और हे भगवान, ये कौन सा गाना लगा रखा है? फ्रेंडशिप फॉर एवर। भाई जू वानक्सिंग के साथ स्कूल में किसी की दोस्ती थी भी या नहीं, जरा ये तो सोच लेते। और जू वानक्सिंग मैडम, कम से कम चेहरे पर थोड़ा सा तो एक्सप्रेशन लाओ। ऐसे पत्थर बनकर खड़ी रहोगी तो पूरा माहौल एकदम श्मशान घाट जैसा ऑकवर्ड हो जाएगा। भीड़ में खड़े सू होंगजी और बगल में मुंह फुलाए बैठे उस पिटे हुए ड्यूआन शू के दिल पर तो मानो आरी चल रही थी। फेयरवेल का आइडिया वांग शियाओयू का था, पर खर्चा, पानी और सारा तामझाम ड्यूआन शू ने अपनी जेब से किया था।
केक उसका गुब्बारे, उसके गाना उसने सेलेक्ट किया था और गिटार भी उसी की थी। सब कुछ सेट था कि वो हीरो बनेगा और पूरी महफिल लूट लेगा। पर ऐन वक्त पर तुम्हारी एंट्री ने उसका पूरा गेम बजा दिया। अब वो उस पूरी भीड़ में सिर्फ एक फालतू का साइड एक्टर बनकर रह गया था।